So we are going to start this class. Today we are having the topic Coulomb's law in vector form. We have already done Coulomb's law and we have done few questions. So to understand more in detail about Coulomb's law, we have to go with the topic Coulomb's law in vector form. So as it is very obvious on your screen, right? So this is what we have like Coulomb's law in vector form. So to understand Coulomb's law in vector form, firstly we should understand what is this position vector and all that. इसको समझने के लिए थोड़ा हम लोग कोशिश करते हैं. What is this position vector? So there is a point O. This is A. This is B. If we say that OA vector, then what is this OA vector is? OA vector is R1 vector. If I name it like. मतलब किसी भी पॉइंट ए का किसी पॉइंट ओ से जो पोजीशन वेक्टर है, दैट इज व्हाट वी आर ट्राइंग टू से, दैट इज ओए वेक्टर, दैट इज पोजीशन वेक्टर. तो अगर हम उस पोजीशन वेक्टर की बात करें, सो व्हाट वी से दैट कि ओ ए वेक्टर दैट इज R1 वेक्टर, और ये लिखने का तरीका है O2A, दैट इज इस पोजीशन वेक्टर का इनिशियल पॉइंट ये है, फाइनल पॉइंट ये है. OA वेक्टर इज R1 वेक्टर. OA वेक्टर का मॉड इज व्हाट? R1 वेक्टर का मॉड, और दैट इज इक्वल टू R. Now similarly OB vector, that is R2 vector. OB vector का magnitude मतलब R2 vector का magnitude, let's suppose R2. What is OA vector? That is position vector of A with respect to O. That is R1 vector. Now if somebody asks you what is AO, मतलब हम A को initial बना ले और O को final बना ले, तो ये क्या कहलाएगा? Position vector of O with respect to A, and that is equal to how much? Minus R1 vector. Minus R1 vector. Now similarly if you say that OB vector, तो भाई OB वेक्टर एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में है. सो दिस इज OB वेक्टर, दैट इज पोजीशन वेक्टर ऑफ B विद रिस्पेक्ट टू O, दैट इज R2 वेक्टर. तो अगर BO वेक्टर का पूछा जाएगा तो उसमें क्या होगा? दैट इज BO वेक्टर विल बिकम पोजीशन वेक्टर ऑफ O विद रिस्पेक्ट टू B, दैट इज माइनस R2 वेक्टर. सो इफ यू कॉल दिस OA एज अ OA वेक्टर एज R1 वेक्टर, देन AO विल बी व्हाट? माइनस R1. और अगर इस फॉर्मेट में लिखा जा रहा है तो OA का जो मैग्नीट्यूड होएगा, OA का जो मैग्नीट्यूड होएगा वो R1 का मॉड होगा, और अगर स्मॉल लेटर में दिखाया जाता है तो हम उसी R1 को ही उसका मैग्नीट्यूड मान लेते हैं. तो आई थिंक हमने स्टार्ट किया है बेसिक से, ताकि आप में से कुछ लोग वेक्टर अगर नहीं भी रिवाइज किए हो तो आपके दिमाग में ये बात चले. सो इट्स वेरी स्मॉल सीक्वेंस ऑफ अर्लियर नॉलेज, और इसको अगर आप लेके चलेंगे तो आपको टॉपिक आगे ठीक समझ में आएगा. सो नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट, we must know that, we must be knowing that कि अगर OA वेक्टर को आपने अभी कहा कि भाई वो OA वेक्टर को आपने कहा कि वो R1 वेक्टर है, you just say that OA वेक्टर is R1 वेक्टर यहाँ पे, right? So what is R1 cap? R1 cap. So when we say R1 cap means we are trying to talk about unit vector along R1 vector. Unit vector along R1 vector. आप सब लोगों से रिक्वेस्ट है अपना माइक बंद कर लोगे बेटा, जिसका भी माइक ऑन है माइक बंद कर लो प्लीज. So we must be knowing that R1 vector, that is unit vector along R1 vector. अगर R1 cap लिख दिया गया, so R1 cap is unit vector along R1 vector, and this is R1 vector upon R1 vector का magnitude. That is R1 is what? OA vector अभी आपने कहा, OA vector upon OA का magnitude. तो R1 cap का मतलब क्या हुआ? R1 vector के डायरेक्शन में हमने एक छोटा सा यूनिट वेक्टर लिया है जिसका मैग्नीट्यूड 1 होगा. सिमिलरली R2 वेक्टर अगर OB वेक्टर है, OB वेक्टर है, तो R2 कैप क्या होगा? मनरोज ध्यान से देखना, ये R2 के ऊपर जो साइन है, ये R1 के ऊपर साइन है, दिस इज R2 कैप, दिस इज R1 कैप. सो दिस R2 कैप इज OB वेक्टर, दैट इज यूनिट वेक्टर अलोंग R2 वेक्टर. वो क्या होगा? Yes sir. R2 वेक्टर अपॉन R2 वेक्टर का मैग्नीट्यूड, दैट इज OB वेक्टर अपॉन OB का. Yes. So this is what we know about it. Okay, मतलब अगर if somebody asks us, भाई अगर ये OA वेक्टर है हमारे पास, तो OA वेक्टर के डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर क्या होगा? तो हम कहेंगे R1 कैप. OB वेक्टर के डायरेक्शन में
यूनिट वेक्टर क्या होगा, विल सिंपली से दैट इज R2 कैप. सो दिस इज यूनिट वेक्टर. होता क्या है, वेक्टर अपॉन वेक्टर का मैग्नीट्यूड. नाउ वी विल गो टुवर्ड्स दिस डायग्राम. जरा अगर हम इस डायग्राम पे देखें, so if we look at this, I think this part, this much part is visible to all of you. So in figure 1, if I write OA vector, यहाँ पे देखो एरो डला हुआ है, यहाँ भी एक एरो डला हुआ है, राइट, ठीक है. So this is R2 vector and this is R1 vector. If you say OA vector is R1 vector, OB vector is R2 vector. और यहाँ पे B से A एक लाइन ज्वाइन किया गया और इस पे एरो डाल दिया गया है, और इट इज बीइंग आस्क्ड, अच्छा ये बताओ ये जो BA वेक्टर होगा वो क्या होगा, दैट इज द क्वेश्चन. व्हाट इज दिस BA वेक्टर? तो मैंने बोला बाय ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर कि O से B, चूंकि एरो इधर है तो इधर से नहीं जाएंगे, OA और AB नहीं जाएंगे, चूंकि ये डायरेक्शन B to A पूछा गया है, तो हम लोग ऐसे जाएंगे O to B और B to A. So OB plus BA is equal to OA. Triangle of vector सबने पढ़ा है, OB plus BA that is equal to OA. Therefore BA vector is what? यहाँ से OA minus OB. It means BA vector is what? R1 minus R2. ये बहुत सिंपल तरीके से बात समझ में नहीं है. हमें एक बात ध्यान रखना होगा, A का पोजीशन वेक्टर O के रिस्पेक्ट में क्या है R1, B का पोजीशन वेक्टर O के रिस्पेक्ट में क्या है R2. पूछा गया BA, इनिशियल पॉइंट क्या है B, फाइनल पॉइंट क्या है A. तो जब भी ऐसा लिखा हो जाए BA वेक्टर, मतलब पहले A का पोजीशन वेक्टर लेंगे फिर माइनस B का करेंगे. तो A का पोजीशन वेक्टर R1 और B का पोजीशन वेक्टर R2, सो R1 माइनस R2. तो अगर कोई AB वेक्टर पूछ रहा होता तो क्या हो जाता हमारे पास R2 माइनस R1. जस्ट टू अंडरस्टैंड दिस हम लोग थोड़ा इसको नीचे जाते हैं. ये दूसरा डायग्राम है इन फिगर 2, लाइक फिर से OAB. अब ये मैं यहाँ ऊपर पूछा था ऐसे एरो डाल के, अब ये एरो ऐसे डाल के पूछा कि भाई ये क्या होगा, तो अब आपको ट्रायंगल ऑफ एडिशन ऐसे इस्तेमाल करना होगा, दिस वेक्टर प्लस दिस वेक्टर, और फिर यहाँ से ये इधर आ जाएगा. सो बाय ट्रायंगल ऑफ वेक्टर क्या होगा, OA प्लस AB वेक्टर दैट इज इक्वल टू OB वेक्टर. दैट इज व्हाट वी ऑल नो. नाउ दिस AB वेक्टर फ्रॉम हियर इज OB माइनस OA. तो अभी हमने कहा ही था कि हमने कि उस केस में AB वेक्टर क्या हो जाएगा हमारे पास, OB. AB, B फाइनल पॉइंट है, A इनिशियल पॉइंट है, तो फाइनल पॉइंट का पोजीशन वेक्टर क्या है R2, A का पोजीशन वेक्टर क्या है R1, सो R2 माइनस R. नाउ इफ आई से व्हाट इज BA वेक्टर का मैग्नीट्यूड, यानी कि जो ये BA वेक्टर है इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, सो आई एम सेइंग BA वेक्टर का मैग्नीट्यूड मतलब R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर का मॉड. यानी कि देखो ये पूरा लिखा हुआ है R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर, और यहाँ मॉड डाला. गलती से भी आप ऐसा मत कर देना क्या, बट सी व्हाट आई एम सेइंग, ये गलती नहीं होनी चाहिए कि BA वेक्टर का मॉड R1 का मॉड माइनस R2 का मॉड, R1 वेक्टर का मॉड माइनस R2 का मॉड. देखो क्या लिखा हुआ, BA वेक्टर इज नॉट इक्वल टू दिस, BA वेक्टर इज दिस. सो जो BA वेक्टर है, आपने BA वेक्टर का मॉड लिखा हुआ है, तो इस वेक्टर का इस वेक्टर से डिफरेंस लेने के बाद जो नया वेक्टर आएगा वो R1 माइनस R2 वेक्टर होगा. इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड BA. और सिमिलरली AB वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या होगा, तो भैया R2 माइनस R1 वेक्टर का मॉड. इतनी बात समझ में आ गई? तो किसी का कोई डाउट है अभी तक, एनीबॉडी? नो सर. थैंक यू. नाउ अब अगर हम आगे बढ़े तो पेज नंबर 2 पे चलते हैं हम. अब कूलम्ब्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म में. तो अभी हमने जो फिगर 1 और फिगर 2 देखा, उसमें एक बात तो समझ में आई ना कि जो ट्रायंगल हमने बनाया है वो तो सेम ही बनाया ना भाई, OAB, और ऐसे जाओ ऐसे जाओ. तो जो ये BA वेक्टर होगा या जो AB वेक्टर होगा, इन दोनों का मैग्नीट्यूड तो सेम ही होगा, क्योंकि इट रिप्रेजेंट्स द सेम साइड ऑफ द ट्रायंगल. तो इसका मैग्नीट्यूड तो सेम ही होगा, बट क्या डिफरेंस है, दोनों एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में है. नाउ दिस इज व्हाट वी आर सेइंग, फिगर 1 और 2 से हमने ये जरूर निकाला है कि AB वेक्टर इज इक्वल टू AB वेक्टर इज इक्वल टू BA वेक्टर. AB वेक्टर इज इक्वल टू BA वेक्टर. दिस इज व्हाट बीइंग सेड दैट फिगर 1. क्योंकि वो एक ही ट्रायंगल के एक पर्टिकुलर साइड की बात हो रही है. अब अगर AB कैप पूछा जाए तो क्या लिखेंगे आप, विल से दैट AB वेक्टर अपॉन AB वेक्टर का मॉड. तो AB वेक्टर क्या हुआ जी, AB, B का पोजीशन वेक्टर क्या है R2, A का पोजीशन वेक्टर क्या है R1,
सो ए बी पूछा गया R2 माइनस R1, ये 1 लिखा हुआ बेटा, ये ध्यान रखना, ये 1 है, R2 माइनस R1, और फिर उसका मॉड कर दिया। सिमिलरली अगर बी ए क्या पूछा जाए तो क्या करेंगे, बी ए वेक्टर अपॉन बी ए वेक्टर का मॉड, दैट इज R1 माइनस R2 अपॉन R1 माइनस R2 का मॉड। इतनी बात आप सब लोग समझ चुके होंगे। नाउ ये एक छोटा सा सवाल है, नाउ डू दिस क्वेश्चन, राइट। ओ ए वेक्टर, ये सब ये एरो लगा हुआ है यहाँ पे, ओ ए वेक्टर दैट इज R1, ओ बी वेक्टर दैट इज R2, ओ सी वेक्टर दैट इज R3। ओ सी कितना है, R3 है, ओ बी कितना है, R2 है, ओ ए कितना है, R1। अब आपसे कहा जा रहा है कि भाई ए बी वेक्टर क्या होगा या ए बी कैप क्या होगा, मतलब इस तरीके से सवाल पूछा जा सकता है। नाउ डू दिस क्वेश्चन, तो क्वेश्चन क्या है, यहाँ देखो, फाइंड ए बी वेक्टर, ए बी कैप, सी बी वेक्टर, सी बी कैप, ए सी वेक्टर एंड ए सी कैप, ये आपसे सवाल पूछा। तो अब तो आप बहुत समझदार हो चुके हैं भाई यहाँ पे कि ए बी वेक्टर पूछा गया है, मतलब बी का पोजीशन वेक्टर माइनस ए का, यानी कि सीधा सीधा पता है कि R2 माइनस R1 होगा, और ए बी कैप मतलब R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर अपॉन उस वेक्टर का मॉड। यस, इट इज लाइक दिस ओ ए। अब इसमें इसको करने के लिए हमने ओ ए बी ट्रायंगल को चूज किया, तो हमने लिखा बाय ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर्स, तो हमने बोला ओ ए एंड ए बी एंड दैट इज इक्वल टू ओ बी वेक्टर, तो हमने करके दिखा दिया। अब ये तो हमने समझ लिया है। तो सिमिलरली अगर मेरे स्क्रीन पे मनरोज दिखाई दे रही है, मनरोज आप बताओ कि सीवी वेक्टर पूछा जाए तो क्या होगा, व्हाट इज सीवी वेक्टर, यहाँ से देख के बताओ। यहाँ सी लिखा हुआ है, बी लिखा हुआ है, सी का पोजीशन वेक्टर R3, बी का R2, व्हाट इज सीवी वेक्टर, R2 minus R3. R3, सो सिंपल। क्योंकि सी इनिशियल है, बी फाइनल है, तो हमें बी का पहले लेना है R2 माइनस R3, दैट्स व्हाट द पॉइंट इज। सीवी कैप पूछा जाएगा तो R2 वेक्टर माइनस R3 वेक्टर डिवाइडेड बाय R2 वेक्टर माइनस R3 वेक्टर का मॉड। So that's what the point is. This is what we have done here. If you look at this, so simple. AC वेक्टर पूछा जा रहा है और AC कैप की बात पूछी जा रही है यहाँ पे। So रेशमा आप बताओ, what is AC वेक्टर? So रेशमा, are you there? चलो, anyway, this AC वेक्टर and AC कैप। तो अगर हम AC वेक्टर और AC कैप की बात करें तो यहाँ पे हमने देखा C का क्या पोजीशन वेक्टर है, R3, A का क्या है, R1, तो डायरेक्टली AC वेक्टर कम्स आउट व्हाट, R3 माइनस R1। आप ऐसे भी करके दिखा सकते हो, AC कैप की बात करोगे R3 माइनस R1 डिवाइडेड बाई R3 माइनस R1। सो ओके, हमने ये पोजीशन वेक्टर, यूनिट वेक्टर, ट्रायंगल लॉ से कैसे निकाल करके हमने कर लिया। आपने देखा जब मैंने आपसे यहाँ पे इस क्वेश्चन में पूछा AC वेक्टर, तो मैंने AC ज्वाइन करके दिखाया नहीं था, वो वैसे भी कर लेते, अगर OA और AC ज्वाइन कर देते तब भी वैसे भी निकाल सकते थे आप। मुझे लगता है कि इतनी बेसिक बात आपको रिवाइज कर दी गई। बहुत लोग आप में से ऐसे भी सोच रहे हो कि ये सब तो पहले से ही पता था। अब हम कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म करने जा रहे हैं, तो दैट इज व्हाट वी हैव टू लर्न, कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। तो सबसे पहले हम लाइक चार्जेस के लिए सीखें, we'll do about like charges. So this is what we have in front of us, right? This is in front of us, that is a diagram like charges. अब आपको यहाँ दिख रहा होगा कि ठीक है, ये एक प्लेन है XOY प्लेन है, इसमें यहाँ पे एक A है, यहाँ B है, और A पे चार्ज कितना है Q और B पे चार्ज कितना है Q2, Q1 A पे Q1 और B पे Q2। और चूंकि लाइक पढ़ रहे हैं हम लोग, तो यहाँ माइनस होगा तो यहाँ माइनस होगा, यहाँ प्लस होगा तो यहाँ प्लस होगा। So I have said that like charges है, so Q1 Q2 like charges। अब मैं आपसे बोलूं कि अच्छा बताओ, OA R1 वेक्टर लिखा हुआ, OB R2 वेक्टर लिखा हुआ, तो वी नो ना AB वेक्टर क्या होगा, AB वेक्टर R2 माइनस R1। BA वेक्टर कोई पूछे तो क्या लिखेगा, R1 माइनस R2। सो सिंपल, आई मीन AB वेक्टर R2 माइनस R1, BA वेक्टर दिस। तो अब अगर कोई हमसे AB वेक्टर पूछे तो हम लोग सीधा R2 माइनस R1 लिखेंगे, और BA वेक्टर पूछे तो R1 माइनस R2 लिखेंगे। ओके, इसमें तो कोई नई बात नहीं समझ में। अब आपसे कहा जा रहा है नाउ राइट, आपको इन दो चार्जेस के बीच में रिपल्सिव फोर्स होएगा, तो कहा जा रहा है नाउ राइट FAB, मतलब फोर्स ऑन A ड्यू टू B एंड फोर्स ऑन B ड्यू टू A, इन दोनों को वेक्टर फॉर्म में लिखना है। आपने कूलम्स लॉ जो पहले पढ़ा था उसमें तो सीधा सीधा मैग्नीट्यूड लिखना सिखाया था, याद होगा मैंने बोला था मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स वाला हम टॉपिक समझ रहे हैं।
हमने ये बात बताई थी. So now here what we are trying to do, we are trying to say that कि हम चार्जेस आई मीन जो फोर्स लग रहा है उसका मैग्नीट्यूड नहीं, हमें उसका डायरेक्शन को भी ध्यान में रख करके उसको वेक्टर फॉर्म में लिखना है. So what we are going to do, see this diagram. Now this is saying that कि now write FAB and FBA in vector form. So force on A due to B का पहले मॉड लिखते हैं. तो मॉड तो हमने पता ही है कि क्या लिखना होता है कि चार्जेस का मैग्नीट्यूड और उनके बीच में जो डिस्टेंस होगा. देखो जी यहाँ पे मैंने Q1 Q2 लिया है और ये लाइन डॉटेड लाइन ज्वाइन किया हुआ ये AB है, ये इनके बीच का डिस्टेंस होएगा तो AB का स्क्वायर कर दिया. अब ये लाइक चार्जेस हैं, रिपेल करेंगे तो डेफिनेटली रिपेल होगा तो A इधर जाएगा और B इधर जाएगा. तो हमने फोर्स ऑन A ड्यू टू B का मॉड और फोर्स ऑन B ड्यू टू A का मॉड दोनों मैग्नीट्यूड हमने बड़ी सफाई से लिख रखी है यहाँ पे. दैट इज KQ on Q2 by AB स्क्वायर, KQ on Q2 by AB स्क्वायर सेम मैग्नीट्यूड होएगा. हमने बोल दिया कि ये मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स है भाई. दैट इज व्हाट वी हैव स्पोकन टू यू. नाउ इफ वी गो अहेड तो अब वी वांट टू राइट इन वेक्टर फॉर्म. तो हमने मैग्नीट्यूड तो निकाल दिया है और हमारे सामने ये डायग्राम भी है. तो अब बात पूछ रहा हूँ कि फोर्स ऑन A ड्यू टू B चाहिए तो आप कहाँ से दिखाएंगे, इधर दिखाएंगे या इधर जिधर दिखा रखा मैं उधर दिखाएंगे आप? ऑब्वियसली इधर तो दिखा नहीं सकते क्योंकि मैंने बताया जिस पे फोर्स लगता है उसी जगह से उसके सेंटर से ही हमें फोर्स दिखाना पड़ता है. तो इस पे फोर्स लग रहा है, किधर लग रहा है, इधर लग रहा है तो हमने इधर दिखा दिया. इस पे किधर लग रहा है, इधर लग रहा है तो हमने इसके सेंटर से इधर दिखा दिया. ये फोर्स ऑन दिस पर्टिकुलर पॉइंट इज फोर्स ऑन AB. इसको बड़ा करने की जरूरत तो नहीं है ना. दिस इज फोर्स ऑन AB एंड दिस इज फोर्स ऑन B. तो अब अगर हम इस फोर्स के मैग्नीट्यूड की बात करें तो हमें पता है इसका मैग्नीट्यूड ये रहा. अब इसका डायरेक्शन किधर है भाई, यार इस पर्टिकुलर डायरेक्शन में. क्या नाम दें इस डायरेक्शन को? तो हम लोगों ने AB वेक्टर और BA वेक्टर पढ़ा इसी बात के लिए, या AB कैप BA कैप इसी बात के लिए पढ़ा है कि हम इस डायरेक्शन को नाम दे सकते. तो हमने बोला देखो जी ये जो डायरेक्शन है ये B से A जो वेक्टर आ रहा है ना, B से जो A वेक्टर आ रहा है इसके डायरेक्शन में, B से A के डायरेक्शन में, यानी कि B से A वेक्टर के डायरेक्शन में तो हम उसको BA कैप कह दें क्योंकि भाई ये उस डायरेक्शन का यूनिट वेक्टर हो जाएगा. ये बहुत अच्छी बात होगी. तो हमने कहा ओके फोर्स ऑन A ड्यू टू B इज व्हाट, ये रहा इसका मैग्नीट्यूड और इसका डायरेक्शन क्या रहा, BA कैप. व्हाट इज दैट, BA कैप. और अगर आप इस पे पूछोगे फोर्स ऑन B ड्यू टू A तो ये उसका क्या रहा, मैग्नीट्यूड. दिस इज KQ on Q2 by AB स्क्वायर, ये मैग्नीट्यूड हो गया. और इसका डायरेक्शन क्या है जी, A से B की तरफ है, इसलिए यहाँ क्या लिख दिया, AB कैप. तो हमने यहाँ पे मैग्नीट्यूड और इसका डायरेक्शन लिख दिया, मैग्नीट्यूड और इसका डायरेक्शन. तो क्या नया चीज सीखा आपने, जब आप फोर्स को वेक्टर फॉर्म में लिखते हो बेटा तो आपको उस केस में मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों लिखना आना चाहिए. दैट इज व्हाट द पॉइंट इज. अब इसको थोड़ा हम आगे लिखें, राइट. अगर हम थोड़ा इसको आगे लिखें यहाँ पे, सो इस केस में फोर्स AB दैट इज KQ2 by AB स्क्वायर हमारे पास है और ये BA कैप है. सो नाउ Ansika, mute your mic. Yes, go ahead. So I was saying that कि अगर हम इसके डायरेक्शन की बात करें तो अब हमने क्या लिखा है कि ये जो BA वेक्टर लिखा हुआ है यहाँ AB कैप लिखा हुआ, BA कैप लिखा हुआ है यहाँ AB कैप लिखा हुआ है. तो भाई ये BA कैप को क्या लिख देंगे, BA वेक्टर अपॉन BA का मॉड. इसको क्या लिख देंगे, AB वेक्टर को AB वेक्टर अपॉन AB का वेक्टर का मॉड. सो दिस इज, अभी देख लो ये यहाँ पे मैंने मॉड नहीं लगाया, वेक्टर लिखा है. तो यह मैग्नीट्यूड है, ये इसका डायरेक्शन है. ये वेक्टर है तो ये मैग्नीट्यूड है, इसका डायरेक्शन है. तो बड़ा सिंपल तरीके से हमने अभी तक इस स्टेप को यहाँ कन्वर्ट कर दिया, इस स्टेप को यहाँ कन्वर्ट. वो अगले स्टेप में करना क्या है, सो सिंपल. लुक एट दिस हियर व्हाट वी आर ट्राइंग टू डू. अब जो ये BA वेक्टर है हमारा वो क्या है, R1 minus R2 वेक्टर है. व्हाट इज दिस, R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर. दिस BA वेक्टर इज भाई BA वेक्टर, यानी A का पोजीशन वेक्टर चाहिए आपको. R1 वेक्टर पहले और B का बाद में, R1 minus R2 वेक्टर. और आपने क्या किया, BA कैप मतलब उसी का मॉड से डिवाइड कर दिया. यहाँ AB स्क्वायर लिखा हुआ है, राइट. फिर यहाँ पे क्या था, AB वेक्टर है अपॉन AB का मॉड है तो AB वेक्टर क्या होगा, यानी R2 minus R1 वेक्टर और R2 minus R1 का प्लस. तो यार एक बात बताओ, ये जो BA वेक्टर का मॉड होगा और ये जो AB होगा दोनों तो सेम ही होंगे ना.
तो हम ऐसा नहीं कर सकते कि जो R1 माइनस R2 का मॉड है ये ए बी सेम है, तो ए बी का स्क्वायर है, इसको भी ए बी मान लें, तो ए बी का क्यू कर दें, या R1 माइनस R2 वेक्टर का मॉड का क्यू कर दें, बात तो सेम है। सो पहले मैंने इसको क्या बनाया, ए बी बनाया, फिर यहाँ ए बी क्यू कर दिया, यहाँ R1 माइनस R2 हो गया। सिमिलरली यहाँ पे Q1 Q2 ए बी स्क्वायर लिखा हुआ है, दिस इज R2, यहाँ पे Q1 Q2 अपॉन ए बी स्क्वायर लिखा हुआ, R2 माइनस R1 वेक्टर अपॉन दिस लिखा हुआ है, इसको हम क्या मान लेंगे, ए बी मान लेंगे। तो या अभी वैसे लिख दिया मैंने, इसको बाद में R2 माइनस R1 का क्यू कर दिया, ये रिजल्ट आ गया जी। तो फोर्स ऑन बी ड्यू टू ए आया क्या, K Q1 Q2 R2 माइनस R1 वेक्टर का मॉड का क्यू R2 माइनस R1, यानी कि जो ये वेक्टर है इसी वेक्टर के मॉड का क्यू है। यहाँ पे क्या है, R1 माइनस R2 वेक्टर है, उसके वेक्टर के मॉड का क्यू है। सो दिस इज सो सिंपल टू अंडरस्टैंड। अब इतना कुछ अगर हमसे कोई पूछे लाइक चार्जेस के केस में कूलम्ब्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म लिखना है, जहां ए और बी पे चार्जेस है और ए का पोजीशन वेक्टर R1 और बी का R2 है, तो सीधा सीधा हम लिख सकते हैं फोर्स ऑन ए बी, पता है लाइक है यानी कि रिपेल करेंगे, फोर्स ऑन ए बी, और हमें मालूम है लाइक चार्जेस तो रिपेल करेगा। तो फोर्स ऑन ए ड्यू टू बी लिखा हुआ है, तो डेफिनेटली वो रिपेल करेगा, तो बी से ए के डायरेक्शन में जाएगा, तो बी ए कैप का डायरेक्शन होगा। बी ए की बात करने का मतलब कि बी ए पहले आएगा, यानी कि R1 पहले होगा और R2 बाद में। मैंने यहाँ पे ही सब कुछ समझाने की कोशिश की। मैंने कहा फोर्स ऑन ए बी वेक्टर लाइक चार्जेस है तो रिपेल करेंगे, तो ए और बी एक दूसरे को रिपेल करेंगे, तो डेफिनेटली ए जाएगा बी से अवे, यानी कि बी टू ए के डायरेक्शन में, और बी जाएगा ए से अवे यानी ए टू बी के डायरेक्शन में। तो यानी कि इसका जो डायरेक्शन वो क्या होगा, बी ए कैप होगा। तो बी ए कैप ए बाद में आया, यानी कि ए का पोजीशन वेक्टर पहले लिखना है, बी का बाद में, यानी कि R1 माइनस R2, और जैसे ही लिखा यहाँ पर R1 माइनस R2 का क्यू कर दिया। फिर फोर्स ऑन बी ए पूछा गया, तो सिमिलरली यहाँ बी ए, इसका डायरेक्शन ए टू बी होगा, यानी कि ए बी कैप के डायरेक्शन में होगा, तो पहले बी का लिख दिया माइनस ए का लिख दिया, फिर दैट वेक्टर को दिस कर दिया। अब ये तो बड़ा क्लियर है कि अगर आप इसको और इसको देखो तो इन दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, सिर्फ यहाँ R1 माइनस R2 वेक्टर है, यहाँ R2 माइनस R1 वेक्टर है, दोनों का डायरेक्शन ही अपोजिट है, यानी कि फोर्स ऑन ए ड्यू टू बी एंड फोर्स ऑन बी ड्यू टू ए both are equal in magnitude, opposite in direction. That's what we learned. That is, ये हमने सीखा किस केस में, लाइक चार्जेस के केस में। So I hope किसी का कोई डाउट है तो वो बोल सकता है। If anybody having any doubt, please let me know. 1, 2, 3. कोई डाउट? None. Okay. So now Coulomb's law in vector form की बात करें। हाँ, किसी का है डाउट? Somebody wants to say है किसी का डाउट? No, Utkarsh had doubt? No, sir. Thank you. So now we are trying to talk about Coulomb's law in vector form, that is unlike charges के केस में। तो unlike charges का केस अब डिस्कस करने जा रहे हैं, तो हमने क्या किया, फिर वैसे ही y o x बना दिया, यहाँ पे a, यहाँ b है, o a R1 वेक्टर, o b R2 वेक्टर, q1 q2 लिख दिया। बोला जी अगर ये प्लस होएगा तो ये माइनस होगा, और अगर ये माइनस होगा तो ये प्लस होगा, तभी तो अनलाइक होएगा। And we know that this AB वेक्टर की बात करें तो AB वेक्टर की बात करें that is OB minus OA, AB वेक्टर की बात करें तो क्या होगा, OB minus AB वेक्टर की बात करें तो क्या, OB minus OA। अब इतनी तो बात समझ में आई गई है, यानी कि सीधा सीधा AB कहा गया, यानी B बाद में, यानी कि R2 minus R1, AB का मॉड R2 minus R1 का मॉड, BA वेक्टर that is R1 minus R2, BA का, सबको समझ में आ रहा है, बड़ा तेजी से चल रहा है क्लास, मेरे ख्याल से बहुत बेसिक बात है, सबको समझ में आ रहा है, राइट। इसमें साक्षी और एकता आप दोनों को समझ में आ रहा ना? Yes, sir. Okay. Yes. Right. Okay. So now we are saying that the charges are unlike, therefore these two will attract each other. तो जब ये अट्रैक्ट करेंगे तो A किधर जाएगा, B की तरफ, यानी A पे फोर्स जो आप किधर होगा, B से A अवे नहीं होगा, B की तरफ होगा, यानी A पे फोर्स AB कैप के डायरेक्शन में, B पे फोर्स BA कैप के डायरेक्शन में। बस ये बेसिक बात समझ में है, यानी कि फोर्स ऑन AB पूछा जाए तो AB कैप आ जाएगा, फोर्स ऑन BA पूछा जाए तो BA कैप हो जाएगा। मतलब वहां उल्टा हो जा रहा था, मतलब आपने गौर से अगर देखें तो वहां हम FAB पढ़ते थे, FAB पढ़ते थे, तो वहां
फोर्स ऑन ए ड्यू टू बी पढ़ रहे हैं हम, तो वहां बी ए कैप होता था पहले ए बी में, और एफ बी ए पढ़ते थे तो ए बी कैप हो जाता था। यहाँ एफ ए बी पढ़ेंगे तो ए बी कैप हो जाएगा, एफ बी ए पढ़ेंगे तो बी ए कैप हो जाएगा। दैट इज व्हाट द पॉइंट इज। सो नाउ अगर हम इस केस को यहाँ देखें तो अब क्या भाई, ये इनका ज्वाइनिंग लाइन है, देखो ए पे डायरेक्शन इधर होगा, बी पे फोर्स इधर लगेगा, तो इसका डायरेक्शन ए से बी के डायरेक्शन में बी कैप है, ये बी ए कैप के डायरेक्शन। सो राइट, हाँ, यस आई एम हियरिंग। Can you explain it once more? It is disconnected. इज दिस निहारिका? Sir, हाँ, कहाँ पे समझ में नहीं आया आपको ये? so वो unlike charges से पहले, अनलाइक से पहले मींस ये दिस पोर्शन, सर इसके बाद वाला, नेक्स्ट वाला, इसके नेक्स्ट आगे, यस This- सर, ओके ये वाला। तो ओके, सो इसमें तो कुछ मैंने लाइक दिस इज अनलाइक चार्जेस, सो दिस इज Q1 Q2 दो चार्जेस हैं, यहाँ प्लस माइनस है, यहाँ माइनस प्लस है, मतलब अनलाइक है, तो अगर ये प्लस है तो ये माइनस होगा, ये माइनस होगा तो ये प्लस होगा। तो हमने बोला कि ठीक है, ये अनलाइक चार्जेस हैं और इनके बीच में अट्रैक्टिव फोर्स होएगा, तो ए पे फोर्स अट्रैक्टिव लगे तो किधर जाएगा, इस डायरेक्शन में, बी पे फोर्स लगे तो किधर जाएगा, वो ए के डायरेक्शन में जाएगा। दैट्स व्हाट द पॉइंट इज। और ये तो फॉर्मल है, ए बी वेक्टर को यू नो R2 माइनस R1 लिखोगे, बी ए वेक्टर को तुम R1 माइनस R2 लिखोगे, ये उसका मॉड है। सो नाउ व्हाट आई एम गोइंग टू से इज कि अगर ये अनलाइक हैं, अट्रैक्ट कर रहे हैं, तो अब आपसे कहा जा रहा है कि आपसे ये कहा जा रहा है कि इस केस में माइक बंद कर लो बेटा। सो याशना आपका माइक खुला है, यस। सो तो हमसे बोला गया राइट, ये दो फोर्सेस लिखिए, एफ ए बी और एफ बी ए लिखिए इन वेक्टर फॉर्म। तो क्या करना, कुछ खास तो है नहीं यार, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम ही होगा, हमने सिर्फ क्या करना है यहाँ पे मैग्नीट्यूड के Q1 Q2 बाई ए बी स्क्वायर, ये मॉड लिखा, यहाँ भी इसका मैग्नीट्यूड लिखा है, इसका एफ ए बी वेक्टर है तो ए बी कैप आ गया। तो दिस इज वेयर आई से दैट कि अगर ये लाइक होता तो यहाँ ए बी होता तो यहाँ बी ए कैप होता, अनलाइक है तो ए बी है तो ए बी कैप हो गया। वो कितनी सिंपल सी बात है। एफ बी ए बोला गया, अनलाइक चार्जेस तो बी ए वेक्टर बी ए कैप हो गया, सो सिंपल। तो अब इस केस में हमने क्या किया, अब ये ए बी कैप है तो ए बी वेक्टर अपॉन ए बी का मॉड, ये बी है तो बी ए वेक्टर अपॉन बी ए कैप बी ए वेक्टर का मॉड कर दिया। दोनों तरफ आप देखते चले जाइए ऐसे ऐसे। तो अब अगर हम इसकी बात करें तो ये क्या हुआ भाई, के Q1 Q2 बाई ए बी स्क्वायर, इसको क्या लिखोगे R2 माइनस, चूंकि बी बाद में है ए पहले है, सो R2 माइनस R1 वेक्टर का मॉड, यहाँ R1 माइनस R2 अपॉन R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर का मॉड। सो नाउ इन नेक्स्ट व्हाट वी आर गोइंग टू डू दिस, कि यहाँ पे अगर आप देखें तो ये बड़ी सिंपल सी बात ये समझ में आ रही है आपको कि ठीक है, दिस इज R2 माइनस R1 का मॉड तो ए बी के बराबर ही होगा ना यार। तो ये आप इसको इस फॉर्मेट में समझ लो, या R2 माइनस R1 का क्यू मान लो, या ए बी क्यू लिख लो। यहाँ भी क्या होगा, R1 माइनस R2 वेक्टर का मॉड का क्यू ले लो, बात तो बराबर है ये और ये, यानी कि ये फोर्सेस इक्वल एंड अपोजिट। सो टिल नाउ वी वर डूइंग कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। अब मैं so now till now we know that this Coulomb's law in vector form। तो अब अगर हम आगे की बात करें तो let's come to this point। अब जो अभी हमने Coulomb's law in vector form पढ़ा है उसका फायदा क्या है? So application of Coulomb's law in vector form। So it is obvious that electrostatic force is a vector physical quantity, yes। And the second point is that कि अगर if a charge is surrounded by वंशिका, आप पढ़ोगे जरा, पढ़ो वंशिका, पढ़ो। वंशिका घूमने चले गए क्या तुम लोग? चलो, इफ अ चार्ज इज सराउंडेड बाय many charges, if a charge is surrounded by many charges, then it will experience force from each of surrounding charge
thus net force on this charge will be vector sum of all the forces. ये नई चीज नहीं है, ये फोर्स वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी होती है, तो भाई फोर्सेस का रिजल्टेंट होना ही चाहिए। यहाँ पॉइंट क्या जा रहा है, इफ अ चार्ज इज सराउंडेड बाय मेनी चार्जेस then it will experience force from each surrounding charge. Thus net force on this charge, यानी कि जो पहले वाली चार्ज की बात हो रही है, will be vector sum of all the forces. This is also known as law of superposition or principle of superposition. तो ये जो भी हमने कूलम्ब्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म पढ़ा हुआ है, इसको इस्तेमाल करके देखेंगे ये लॉ ऑफ सुपरपोजिशन। तो एग्जांपल 1, ये आपको जो मैं दिखा रहा हूँ एग्जांपल 1 और एग्जांपल 2, ये आप समझ जाइए, क्योंकि जनरली मैं इस तरीके से ये एग्जांपल 1 और एग्जांपल 2 जो देने जा रहा हूँ वो देता नहीं हूं मैं। दिस आई एम जस्ट गिविंग, क्योंकि आप ऑनलाइन पढ़ रहे हैं और ऐसा ना हो कि जब आपके सामने क्वेश्चन आ जाए तो आपको वेक्टर का डायरेक्शन लेना और फोर्स का डायरेक्शन लेना ना आए, तो उसको फिर सॉल्व करना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो ये जो चीज समझा रहा हूँ, मतलब मुझे टाइम लगा कि मैं आपको कैसे समझाऊं ताकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए और दिक्कत ना हो। You all are supposed to discuss to me if you have any doubt here. यहाँ मैंने एक एग्जांपल लिया है, ABC एक ट्रायंगल लिया है, A पे चार्ज जो है वो Q1 है प्लस Q1, C पे माइनस Q2 और B पे Q3 लिखा हुआ है। अब मैं आपसे कह रहा हूं कि भाई आप A, B, C जो तीनों चार्जेस हैं, इन तीनों चार्जेस के ऊपर लगने वाला नेट फोर्स बताइए, ये सवाल है। तो जरा आप सिर्फ इतना सा देखिएगा, अभी आपको आपके ऊपर जितना दिख रहा है अभी आपको दिख रहा होगा नेट फोर्स ऑन, थोड़ा इसको छोटा करते हैं, ओह सॉरी, ये तो बहुत छोटा हो गया, यस दैट मच। तो जय भाई, यस, सो हियर आई एम सेइंग दैट कि अगर आप इस जगह पे देखें तो ए पे चार्ज है Q1 प्लस Q1 है, यहाँ माइनस Q2 है, यहाँ प्लस Q3। पूछा गया नेट फोर्स ऑन ए, दैट इज Q1 पे निकालना है। तो ए पे चार्ज Q1 रखा हुआ है, उसका फोर्स बताना है। तो भाई ए पे कौन लगाएगा फोर्स, सी पे रहने वाला चार्ज लगाएगा, और ए पे और कौन लगाएगा, बी पे रहने वाला चार्ज लगाएगा, यानी कि फोर्स ऑन ए ड्यू टू सी एंड फोर्स ऑन ए ड्यू टू बी। लुक एट दिस, यहाँ Q1 है, Q1 पे फोर्स पूछा जा रहा है, तो कौन कौन सराउंडिंग में चार्ज है, Q2 है और Q3 है। तो Q2 कैसा है, माइनस, तो माइनस है, और Q1 कैसा है, प्लस, तो इनके बीच में फोर्स कैसा होगा, अट्रैक्टिव। यानी कि Q2 जो Q1 पे फोर्स लगाएगा वो अट्रैक्टिव है, वो किधर लगाएगा, इस डायरेक्शन में। क्या नाम दिया मैंने इसका, इसको बोला फोर्स ऑन Q1 ड्यू टू Q2, और हम इसको क्या लिख सकते हैं, फोर्स ऑन A ड्यू टू C, यानी ए पॉइंट पे सी की वजह से लगने वाला फोर्स, हमने ये लिख दिया। अच्छा जी, तो Q1 पे आपने फोर्स पढ़ना था, तो Q1 पे Q2 ने लगाया, वो पढ़ लिया। फिर Q1 पे Q3 भी लगाएगा, Q3 कैसा है, लाइक चार्जेस है, मतलब दोनों, तो Q3 Q1 को रिपेल करेगा और किधर भगाएगा, इधर, ये डायरेक्शन है। तो इसका नाम क्या रखोगे, फोर्स ऑन Q1 है ये, किसकी वजह से, Q3 की वजह से। तो फोर्स ऑन Q1 ड्यू टू Q3 हो गया, इसका नाम क्या लिखा जाएगा, फोर्स ऑन, देखो जी गलती हो गई है यहाँ पे, फोर्स ऑन Q1 ड्यू टू Q3 इस, ये गलती हो गई है, ये हैगा फोर्स ऑन A ड्यू टू B। Guys, I say repeatedly, this is a mistake. This is force on A due to B होना चाहिए, ठीक है। अब तो कुछ हो नहीं सकता यहाँ पे, मैं I cannot correct, right? So I hope this is clear to all of you. You all have heard it? Yes. Yes, sir. Thank you. Right. So कुछ ना कुछ गलती हर रोज किसी ना किसी शीट में कहीं स्पेलिंग कुछ छूट ही जाता है। Anyway, so this is force on Q1 due to Q3. This is F A B. This is force on A due to B. तो यानी कि Q2 ने जो फोर्स लगाया वो लग गया ये, Q3 ने जो फोर्स लगाया ये। तो जब हमें इस पे फोर्स पड़ना है तो ये इस पे क्या लगा रहा है, ये इस पे क्या लगा रहा है, ये हमारा पॉइंट ऑफ व्यू नहीं होगा, हम उसको इंटरेस्टेड नहीं है समझने में। आप लोग समझ पा रहे हैं मैं क्या कर रहा हूं, कि अगर आप बात करना चाह रहे हैं कि इफ यू आर गोइंग टू टॉक अबाउट, इफ यू आर जस्ट टॉकिंग अबाउट कि भाई ए पे पढ़ने वाला फोर्स पढ़ना है, तो हम
बी पे कौन सा फोर्स लग रहा है, सी पे कौन सा फोर्स लग रहा है, बी पे क्या लग रहा है, सी पे लग रहा है, उसमें हम लोग इंटरेस्टेड नहीं है। वी आर जस्ट इंटरेस्टेड कि इस पे क्या क्या फोर्स लगा, उन फोर्सेस को हम लोग वेक्टर सम करेंगे और उनको करने के बाद हम लोग अपना सीधा सीधा काम कर लेंगे। सो हियर इन दिस पर्टिकुलर केस कि फोर्स ऑन Q1 ड्यू टू Q3 और फोर्स ऑन Q1 ड्यू टू Q2 निकाला और इन दोनों को सम कर, वेक्टर सम। माइंड यू ये ध्यान रखना, दिस वेक्टर इसके जगह पे ये आ गया, इसके जगह पे ये, इनका वेक्टर सम। अब आपसे पूछा जा रहा है फोर्स ऑन बी दैट इज दिस Q3। तो अब Q3 पे कैसा फोर्स लगेगा, कौन लगाएगा Q3 पे कौन लगाएगा फोर्स, एक Q1 लगाएगा, Q2 लगाएगा। तो Q2 कैसा नेगेटिव, तो वो क्या करेगा, इसको अपनी तरफ खींचेगा। और ये Q1 और Q3 लाइक चार्जेस हैं, तो ये क्या करेगा, इसको रिपेल करेगा। तो अगर इस पे फोर्स पड़ना है तो हम सिर्फ दो फोर्सेस की बात करेंगे, कौन, एक ये वाला फोर्स और एक ये वाला फोर्स। अब हम इनका क्या हो रहा है, इनका क्या हो रहा है, उससे हमारा कोई लेना देना नहीं है। तुम लोग जब न्यूमेरिकल सॉल्व करने जाओगे तो फंसते, इसलिए मैं यहाँ पे सारी बात डिस्कस कर रहा हूँ मैं। इसकी रिकॉर्डिंग कल तक मिल जाएगी, तो आप लोग रिकॉर्डिंग भी रिपीट करके देख लेना। एंड आई हैव रिक्वेस्टेड ऑल ऑफ यू टू सब्सक्राइब दैट चैनल। सबको मैसेज दिया जा चुका है, तो आप लोग अगर जिन लोगों ने नहीं किया वो अभी सब्सक्राइब कर लेना, ताकि मैं बार बार मैसेज नहीं देता रहूंगा, आप लोग खुद अपडेट ले लेंगे। तो नाउ हियर आई एम सेइंग दिस, Q3 की बात कर रहा हूं मैं। तो Q3 पे जो फोर्स लगाया इसने, ए ने वो इधर लगा दिया और इसने जो लगाया इधर की तरफ लगा दिया। अभी दो फोर्सेस वेक्टर का सम होना चाहिए। नाम क्या है इसका, फोर्स ऑन Q3 ड्यू टू Q1। और बी पे लगाया किसने, ए ने, तो फोर्स BA दैट इज दिस। इसको क्या लिखेंगे, फोर्स ऑन बी ड्यू टू सी, राइट। वो देख रहे हो यहाँ पे, इसका ऐसे ले जाके लिखा गया, फोर्स ऑन बी ड्यू टू सी। और इसको क्या लिख सकते हैं, Q3 पे फोर्स लगा Q2 में, लाइक समथिंग लाइक दिस। तो ये ऐसे लिख देंगे। अब अगर सी पे कोई पूछे तो हम इन पे क्या लग रहा है, इन पे क्या लग रहा है, दैट इज नॉट आवर कंसर्न, विल जस्ट लुक हियर। तो अगर हम यहाँ की बात करेंगे तो दिस इज सेइंग दैट कि ओके, इस पे जो फोर्स लगाया है ये ए ने लगाया है, क्या नाम होगा, फोर्स ऑन सी ड्यू टू ए। फोर्स ऑन सी ड्यू टू ए किस पे लगा, Q2 पे लगा, किसकी वजह से, Q1 से, Q2 फोर्स Q2 की। यहाँ पे फोर्स ऑन Q2 ड्यू टू Q3, या इसको फोर्स ऑन सी ड्यू टू बी। समझ में आ गई बात है। अब मैं एक बड़ी चीज दिखाने जा रहा हूं नीचे, जो अभी छुपा हुआ है। इतना इतना सब कुछ बता देने के बाद अगर बच्चा गलती करेगा क्वेश्चन सॉल्व करने में तो कितनी तकलीफ होगी। और देखो कैसी गलती करेगा, ये भी बता रहा हूँ गलती कैसी करेगा, और वो करके लाएगा, बता रहा हूँ। देखो, इफ यू कैलकुलेट लाइक फोर्स ऑन Q1 यानी कि नेट, यानी कि Q1 पे जो लगने वाला नेट फोर्स है, ये मैंने कैसे लिखा है, दिस वेक्टर प्लस दिस वेक्टर, इनका वेक्टर सम लेना है। बार बार बोल रहा हूँ, वेक्टर सम लेना है। आप क्या करोगे, इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू, इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू निकालोगे, दोनों को सम कर दोगे, तो ये क्या हो जाएगा, गलत। तो ये ध्यान रखना है कि ये स्टेप नहीं उठाना है। वेक्टर है, वेक्टर सम ये तभी हो सकता है, दो वेक्टर का सम उनके मैग्नीट्यूड के बराबर तब हो जाता है जब वो दोनों सेम डायरेक्शन में होते हैं। और अगर सेम डायरेक्शन में नहीं है भैया, तब तो आपको वेक्टर वाली कहानी पूरी आनी चाहिए। तो इज दिस एग्जाम्पल क्लियर टू ऑल ऑफ यू? हाँ जी, इस एग्जाम्पल में किसी को कोई डाउट है? आई होप एनीबॉडी, नन। ओके, नाउ आई एम टेकिंग टू यू दिस पर्टिकुलर डायग्राम। एक्सक्यूज मी सर। हाँ बोलिए। सर वो ऊपर इक्विलेटरल ट्रायंगल था। नहीं, कोई जरूरी नहीं है इक्विलेटरल है या कुछ भी हो, इट्स नॉट नेसेसरी कि इक्विलेटरल हो। ओके सर। हाँ, कुछ किसी भी तरीके का ट्रायंगल हो सकता है, राइट। वो तो जैसे जैसे ट्रायंगल बदलता जाएगा आपको क्वेश्चन सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है। एक दो क्वेश्चन भी करके दिखाऊंगा। ये अभी तो मैंने इस डायग्राम में मैंने क्या दिखाया कि देखो, अगर एक चार्ज है और सराउंडिंग में दो चार्ज है, फिर एक चार्ज है सराउंडिंग में दो है, फिर एक है सराउंडिंग में दो है, तो हम कैसे उनके ऊपर रिजल्टेंट ले रहे हैं, हाउ वी आर ट्राइंग टू टेक द रिजल्टेंट। तो रिजल्टेंट लेने का ये तरीका है, मतलब डायरेक्शन लिखना आना चाहिए, डायरेक्शन देखना आना चाहिए, फिर आप उसको कैलकुलेट करेंगे तब ना बात बनेगी बेटा, राइट। सो नाउ आई एम टेकिंग यू टू अनदर एग्जाम्पल। थोड़ा इसको बड़ा करते हैं ताकि अब मैंने यहाँ पे
ए बी सी डी, एक ये मैंने एक रेक्टेंगल ले रखा है और इस रेक्टेंगल पे इसका ब्रेथ ए और ये लेंथ बी ऐसे मान लो, ए और बी ऐसे। देखो जी, एक और गलती आपने नोटिस की, यहाँ ए लिखा हुआ है, यहाँ बी लिखा हुआ है, यहाँ ए होना चाहिए और यहाँ बी होना चाहिए, ठीक है। हाँ, सो all right, lapse of concentration, so I apologize, this is A, this is A, this is B, this is B। अपनी शीट जब तुम्हें जाएगी तो उसमें करेक्शन कर लेना, तुम लोग छोड़ मत देना। now look at this here, so अब आपसे पूछा जाए नेट फोर्स ऑन Q1, Q1 पे नेट फोर्स की बात होगी, तो अगर Q1 पे नेट फोर्स है, so means we are bothered about this charge, इस पे फोर्स हमें पढ़ना है। तो कौन कौन फोर्स लगाएगा भाई? वासु खुराना, कौन कौन फोर्स लगाएगा Q1 पे? सर बी सी डी। हाँ, Q2 भी लगाएगा, Q3 भी लगाएगा, Q4 भी लगाएगा, तीनों लगाएंगे। क्या Q1 पे खुद फोर्स लगा सकता है? बिल्कुल नहीं। हम जैसे मैं खुद अपने ऊपर फोर्स लगा सकता हूं, तो इसलिए कि मैं मीन्स सोल और खुद पे मतलब बॉडी, तो सोल बॉडी पे फोर्स लगा सकता है, वो एक फिलोसफिकल बात हो गया। अदरवाइज चार्ज के नजरिए से की बात की जाए तो ये चार्ज अपने ऊपर फोर्स, खुद पे फोर्स नहीं लगा सकता। तो भाई Q1 पे फोर्स देखना चाहिए, लगाएगा कौन? Q2 माइनस Q3 एंड माइनस Q4। सो लेट्स सी हाउ वी आर डीलिंग विद दिस। तो मैंने देखो यहाँ पे मतलब देखो जी, 2 का दिखा दिया, 3 का भी दिखा रहे हैं, यानी कि चार चार्जेस के केस में भी मैंने देख लिया यहाँ पे। तो अब अगर ये Q2 लाइक है, Q1 Q2 लाइक है, तो इनके बीच में रिपल्सिव फोर्स होगा, तो ये किधर जाएगा? इधर भागेगा। अच्छा, Q1 को Q4 क्या है? अनलाइक चार्जेस हैं, तो अट्रैक्ट होगा। Q1 पे पढ़ रहे हैं तो Q1 पे अट्रैक्टिव फोर्स जो लग रहा है वो दिखा रहे हैं। ये नहीं कि तुम इस पे भी दिखा दो, अरे भाई तुम अभी इस पे पढ़ रहे हो तो इस पे दिखाओ, इस पे दिखा के अपना डायग्राम क्यों गंदा कर? फिर तुम कह रहे हो ये भी अनलाइक चार्जेस हैं तो ये भी अट्रैक्ट करेंगे, तो भाई Q3 Q1 को अट्रैक्ट करेगा, किधर? इधर की तरफ, लाइक दिस दिखा दिया आपने। अच्छा जी, अब ये फोर्स जो लगा, ये फोर्स किसने लगाया? बी ने लगाया। किस पे? ए पे। तो फोर्स ऑन ए ड्यू टू बी, और हम इसको फोर्स ऑन Q1 Q2 भी कह सकते हैं। आप नोटिस कर रहे हो कि मैंने यहां जब लिखता हूं तो यहाँ साइन नहीं लिखता, सिर्फ Q1 Q2 लिखता, प्लस प्लस हो माइनस प्लस हो, मतलब ये तरीका है। साइन के वजह से फोर्स के डायरेक्शन में फर्क पड़ेगा, हम जब उसका डायरेक्शन दिखाएंगे तो वहां दिखा देंगे। यहाँ तरीका यही लिखने का है, राइट। कुछ टीचर्स ऐसे भी कह सकते हैं कि जी अरे ये काम करो, यहाँ पे Q1 प्लस Q2 प्लस, अगर Q1 प्लस हो तो प्लस लिख दो, Q2 माइनस हो तो माइनस लिख दो। कुछ टीचर ऐसा भी बता सकते हैं, मतलब वो उनकी चॉइस है, बट मैंने अपने स्टूडेंट्स को ऐसे ही बताना अच्छा समझा है, मैं कंफ्यूजन नहीं रखना चाहता। दैट इज व्हाट माय पॉइंट इज। मैंने यहाँ बताया कि फोर्स ऑन Q1 ड्यू टू Q2 का डायरेक्शन भी बताइए, मॉड भी बताइए। तो मॉड तो आप लिख ही लेंगे, डायरेक्शन में आप लाइक है अनलाइक है उसका ध्यान रख लीजिएगा। तो भाई ठीक है, ये दिखा दिया। अब ये अट्रैक्टिव इधर दिखा दिया। यहाँ पे फोर्स किस पे लगाया? Q1 पे। किसने लगाया? Q4। ये FQ1 Q4 हो गया। इसका नाम क्या लिखा? फोर्स ऑन A ड्यू टू D, FAD। फिर ये देखो फोर्स ऑन A ड्यू टू C हुआ तो FAC लिख दिया, FQ1 Q3 हो गया। तो अब आपके पास एक फोर्स ये है, एक फोर्स ये है, एक फोर्स ये है। अब बेटा ये रेक्टेंगल है, इसके बीच में एंगल क्या होगा वो साइड A और B के हिसाब से निकालना होगा, बट मतलब आपको सब कुछ ये एंगल पता होना चाहिए। तो फिलहाल फोर्स F नेट किस पे? Q1 पे। हुआ क्या भाई? फोर्स ऑन A ड्यू टू B, फोर्स ऑन A ड्यू टू C, फोर्स ऑन A ड्यू टू D, इन सारे फोर्सेस इन वेक्टर का सम होगा। यहाँ पे देखो क्या लिखा हुआ? एज पर POS। व्हाट इज दिस? प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। दिस इज प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन यही कहता है ना भाई, वेक्टर सम हो गया जी। ये आपने इस पे दिखा दिया, तो Q1 पे दिखा दिया। अब अगर हम आपसे पूछते भाई Q4 पे बताइए, तो Q4 कहाँ है साहब? यहाँ। तो अब Q2 पॉजिटिव है, Q4 नेगेटिव है, किधर लगेगा फोर्स? इधर। कोई डाउट नहीं। ये पॉइंट D है, ये पॉइंट B है, तो हम फोर्स FDB भी लिख सकते हैं। Q1 Q4 क्या है?
अनलाइक चार्जेस है, तो Q1 Q4 को क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा अपनी तरफ, तो ये क्या हो गया, FDA हो गया। यस, नाउ यहाँ पे क्या हुआ, ये लाइक चार्जेस हैं तो रिपेल करेंगे, देखो जी ये इसका डायरेक्शन हो गया, FDC हो गया, तीनों वेक्टर का सम कर दिया, F net माइनस Q4 पे ये डायरेक्शन हो गया एज पर प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन से। ना अब अगर मैं नेट फोर्स ऑन Q2 पूछूं तो Q1 Q2 को रिपेल करेगा, समथिंग लाइक दिस, Q3 इसको अट्रैक्ट करेगा, इधर दिखा दिया, ये पूछा तो इधर दिखा दिया। तो आपने नोटिस किया ना कि जिस पे पढ़ रहे हैं हम उस पे जो जो फोर्स लग रहा है वो दिखा रहे हैं, वो दूसरे पे क्या लगा रहा है वो हमारा अभी कंसर्न नहीं है। जब इस पे पढ़ेंगे तो उसका फोर्स पढ़ लिया, इस पे पढ़ेंगे तो उसका फोर्स पढ़ लिया। मोटी बात समझ में आ गई आप सब लोगों को? यू ऑल हैव अंडरस्टूड? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. तो Yes, sir. चलो जी, सो सिमिलरली ऑन Q3 मैंने दिखा रखा है, भाई ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है, ये अट्रैक्ट करेगा इधर जाएगा, ये प्लस माइनस अट्रैक्ट होगा इधर जाएगा, ये माइनस माइनस रिपल्स होगा इधर जाएगा। तो मैंने आपको मैंने जस्ट ए मिनट, मैं ये कहता है कि मैंने आपको सुपरपोजिशन प्रिंसिपल और प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन एंड कूलम्ब्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म पढ़ा दिया है, और मुझे उम्मीद है कि आप लोग समझ गए होंगे। तो थोड़ी देर के लिए हम लोगों ने अभी तक ये सब कुछ पढ़ने के बाद अब जरा आगे देखते हैं कि हमारे पास क्या है यहाँ समझने के लिए। सो प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन को जरा वो लिखना चाहें तो ये क्या कहता है, अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन की बात कर रहे हैं हम लोग। व्हाट इज प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन की बात कर रहे हैं, व्हाट डज इट टेल एक्चुअली? इट सेज दैट अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल इफ QI, that is ith charge, surrounded by Q1, Q2, Q3, Q4, Qn, the net force on QI is given by FQI vector net, FQI Q1, FQI Q2, FQI Q3, this In, something like this, यानी कि सब वेक्टर का सम, where साफ साफ लिखा हुआ है that In is equal to 1 2 3 जो भी हो। तो इस तरीके से इन सबका वेक्टर सम निकाल करके और फिर नेट फोर्स निकाल जाता है। अब मैं आप सब लोगों को एक क्वेश्चन रख रहा हूं, यहाँ पे डायग्राम में थोड़ी कटापिटी है, समझ जाओगे आप। यहाँ पे चार्ज A, चार्ज B, चार्ज C, दिस इज +3 माइक्रोकूलम, ये R सेंटीमीटर है, दिस इज B +2 माइक्रोकूलम, this is A -8 microcoulomb, and this distance is R√3. This is R centimeter, this is R√3 centimeter, this angle is 90 degree, right? This is what given in this case, मतलब it is a right angle triangle. Find net force on +2 microcoulomb and +3 microcoulomb, +2 microcoulomb पे and +3 microcoulomb पे, इन दोनों पे हमें नेट फोर्स निकाला है। यही एक क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन को आप लोगों को सॉल्व करना है। एंड आई गिव यू टाइम टू सॉल्व दिस क्वेश्चन फॉर 5 मिनट्स। तो मैंने आप सब लोगों को एनफ टाइम दिया एंड नाउ यू, सम ऑफ यू हैव डन करेक्ट। लेट्स सी हाउ मेनी ऑफ यू हैव डन करेक्ट एंड हाउ मेनी ऑफ यू हैव डन अ मिस्टेक। You will realize on yourself. Look at this here. Solution is being shared with you. Right. And the perfect solution comes out slowly. Let's see here. So what I have done here in this diagram, please mute your mic, right? Okay, look at this here. So this is a triangle ABC. This is R√3 and this is R. Therefore, this angle is 60 degree. This is R centimeter. This is R√3. This is 90 degree. Therefore, this angle is 60 degree. Perpendicular upon base करोगे तो 1060 degree √3 आ जाएगा. और since it is R√3, it is R. Therefore, this will become 2R. क्योंकि इसका स्क्वायर और इसका स्क्वायर करोगे तो 4R स्क्वायर होगा, रूट निकालोगे तो 2R आ जाएगा. So you know here is A, here is B, and here is C. This is what we have already done. So firstly तो हमसे बोला गया है कि भाई आप 2 कूलम और 3 कूलम जो दोनों चार्जेस हैं 2 कूलम और 3 कूलम पे निकालिए. और 2 कूलम कहाँ है? यहाँ पे. 3 कूलम कहाँ है? यहाँ पे.
और ऊपर -8 कूलम है। तो हम एक काम करते हैं, पहले इनको जस्ट ए मिनट, so what we are trying to do here, we know here is +2 कूलम, यहाँ पे +3 कूलम है, यहाँ -8 कूलम है। तो आप सबसे पहले 2 कूलम पे निकालिए। तो 2 कूलम पे कौन कौन फोर्स लगाएगा? एक ऊपर वाला चार्ज किधर की तरफ? ऊपर की तरफ। और ये फोर्स किधर लगेगा? रिपेल करेगा। So this force is, make your mic mute. So this is force on B due to A, ये डायरेक्शन होगा। force on B due to C का डायरेक्शन ये होगा। तो जो C B पे फोर्स लगाएगा उतना ही फोर्स ये उस पे लगाएगा। तो इसका मतलब हमें इस पे लगने वाला इस फोर्स का भी पता है। अब हमें चाहिए इस पे ये कितना फोर्स लगाएगा, तो इस फोर्स को भी हमें अलग से निकालने की जरूरत पड़ेगी। We'll find that force also. Right. Just a minute. योगिता बहुत परेशान है। योगिता so now what I'm saying is that कि अब उस केस में इस पे फोर्स निकालना है। तो हमें 3 फोर्स निकालना है। हम ये निकाल लें, ये निकाल लें और ये निकाल लें। क्योंकि ये निकल गया तो ये आ जाएगा। सो डायरेक्टली फोर्स ऑन बी ड्यू टू ए, फोर्स ऑन बी ड्यू टू ए, फोर्स ऑन बी ड्यू टू ए के कितना था जी? 8 माइक्रोकूलम। और यहाँ कितना है जी? 2 माइक्रोकूलम। तो 8 माइक्रोकूलम और 2 माइक्रोकूलम को मल्टीप्लाई करोगे तो 16 × 10 का पावर -12। और ये डिस्टेंस है r√3, तो उसका स्क्वायर हो गया 3r²। और ये r सेंटीमीटर में है तो उसको मीटर में बनाएंगे तो 10 का पावर -2 का स्क्वायर मतलब 10 का पावर -4। दिस इज हाउ वी कैन डू इट। सो नाउ द पॉइंट इज कि अब अगर इस केस में so what I'm saying that कि अगर फोर्स ऑन बी ड्यू टू ए की बात करें तो दिस इज k 16 × 10 का पावर -12 3r², 10 का पावर -4, ये निकाल दिया हमने। और फोर्स ऑन बी ड्यू टू सी बात करें तो ये क्या होगा? k q1 q2 by r²। यहाँ पे चार्ज कितना है जी? 2। और यहाँ पे कितना? 3 माइक्रोकूलम। दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो 6 × 10 का पावर -12, r का स्क्वायर 10। ये दो डाटा आपके सामने है। अब आपको ये वाला फोर्स चाहिए। तो फोर्स ऑन सी ए की बात करें, यहाँ -8 है और यहाँ +3 है, राइट। सो इन दैट सिचुएशन व्हाट वी आर गोइंग टू डू इज कि अगर हम इस जगह की बात करें, फोर्स ऑन सी ए की बात करें, तो 8 और 3 का क्या हो गया? 24 × 10 का पावर -12। और ये डिस्टेंस कितना? 2r, तो इसका स्क्वायर किया 4r², 10 का पावर -4। हमने ये तीनों फोर्स निकाल दिया जी। ये देखो जी, ये सॉल्व होकर के क्या हो गया? 24 4 6 आ जाएगा, तो 6 के 10 का पावर -12 r² 10 का पावर -4 ये आ गया। और ये जो फोर्स है, फोर्स ऑन बी सी या फोर्स ऑन सी बी, ये दोनों फोर्सेस बराबर है। ये कितना है जी? 6 के 10 का पावर -12 r² 10 का पावर -4। सेम हियर हमने ये तीनों फोर्स निकाल दिया। अब हम इस पे लगने वाले फोर्स का मैग्नीट्यूड की बात करते हैं। तो एक फोर्स इधर लग रहा है, एक इधर लग रहा है, दो ही फोर्स लग रहा है। दोनों फोर्स के बीच में 90 डिग्री पे है। जब दो वेक्टर 90 डिग्री पे होता है तो उसका रिजल्टेंट क्या होता है? दोनों के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर का सम का अंडर। If there are two forces which are at 90 degree, then their resultant is obtained, then their magnitude of resultant is obtained by taking a square root of sum of their squares magnitude, something like that. तो यार इसका स्क्वायर करोगे, इसका स्क्वायर करोगे तो बेहतर है पहले जो k × 10 का पावर -12 r² 10 का पावर -4 बाहर निकाल लो। तो ये क्या हो गया? 16/3 का स्क्वायर एंड 6 का स्क्वायर। ये तो यहाँ बाहर क्या आ गया जी इस केस में? नाउ दिस इज k × 10 का पावर -12, k × 10 का पावर -12, और यहाँ क्या आ गया जी? 10 का पावर -4 r²। और 16 का स्क्वायर 256, 6 अपॉन यहाँ देखो, यहाँ 256 हो गया। यहाँ 3 का स्क्वायर 9 होगा,
तो इस 9 को 6 के स्क्वायर 36 से मल्टीप्लाई करें तो क्या आएगा 324 और फिर 9 का रूट बाहर निकाल के 3 रख दिया. That's what we have managed to do it. Now here Sir, yes, so now here 16 का स्क्वायर 256, ये 3 का स्क्वायर 9 था, ये 9 इसके साथ मल्टीप्लाई होगा 36 into 9 324, फिर नीचे 9 बचेगा, 9 का रूट बाहर 3 लिख दिया. So k into 10 का पावर -12 10 का पावर -4 r स्क्वायर 256 324 इनको सम करोगे तो 580 आ जाएगा. अब ये -4 ऊपर गया जी और ये k 9 into 10 का पावर 9 लिखा जा सकता था, तो ये सॉल्व होकर के आ जाएगा. देखो 10 का पावर 9 -12 -3 हो गया, ये 4 ऊपर जाके प्लस हो गया, तो ये बचा गया हमारा 10 यानी कि 90/3 r स्क्वायर रूट 580 न्यूटन. ये इस फोर्स का मैग्नीट्यूड हो गया, राइट. और ये दोनों फोर्स जो दिखाया आपने, ये फोर्स जो निकाला और ये जो फोर्स निकाला, दोनों इक्वल मैग्नीट्यूड के हैं. तो रिजल्टेंट सीधा सीधा क्या होगा 2 into a cos थीटा. तो मैंने इसको थोड़ा देखा कुछ बच्चों को समझ में नहीं आएगा, तो इस चीज को और एनालाइज करने के लिए थोड़ा आगे बढ़ा दिया हमने ताकि आप लोग ठीक से समझ सकें. और दूसरी बात कि अभी हमने फोर्सेस का मैग्नीट्यूड निकाला, डायरेक्शन निकालना बाकी है. सो हाउ वी आर गोइंग टू डू इट. तो डायरेक्शन ऑफ फोर्स, ये राइट तुम्हारा ट्रायंगल है वो 60 डिग्री वाला, तो अगर ये एंगल 60 डिग्री है तो ये एंगल कितना होगा 120 डिग्री और ये 90 है ही. तो आपने ये फोर्स FBA का मैग्नीट्यूड निकाल रखा है और फोर्स BC का भी मैग्नीट्यूड निकाल रखा है. इसका मैग्नीट्यूड कितना निकाला है k into 16 into 10 का पावर -12/10 और इसका आपने निकाल रखा है 10. ये अभी आपको अगर लगे कि सर पता नहीं इतना है या नहीं है तो आप क्रॉस चेक कर लो. सेम दिस इज k दिस 16 और यहाँ पे ये दोनों डाटा लिखा हुआ है. इसी दो डाटा का यानी कि दिस फोर्स अपॉन दिस फोर्स का मैग्नीट्यूड कर दीजिए तो आपके पास रिजल्ट आ गया यहाँ पे. तो आपने क्या किया, ये फोर्स और ये फोर्स इनका रिजल्टेंट यानी इस फोर्स को आपने यहाँ ले लिया, ये एक राइट एंगल ट्रायंगल बन गया, ये अल्फा निकालना है. नाउ tan अल्फा इज दिस परपेंडिकुलर अपॉन बेस, tan अल्फा इज FBA अपॉन FBC एंड दिस अपॉन दिस कर दिए. क्या कैंसिल होगा, सब कुछ कैंसिल होकर यहाँ 16/3 बचेगा, यहाँ नीचे 6 है यानी कि 16/18 यानी 8/9. दिस मींस दिस tan अल्फा इज 8/9, अल्फा इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ 8/9. ये रिजल्ट हुआ और उसका मैग्नीट्यूड तो आपने पीछे निकाल ही लिया था. कितना निकाला था मैग्नीट्यूड, दैट इज 90√580 नीचे 3r स्क्वायर दिस मच न्यूटन. सो आपने इस फोर्स का मैग्नीट्यूड भी निकाल दिया, डायरेक्शन भी निकाल दिया. अब दूसरे की बात करें तो हमने देखा ये फोर्स और ये फोर्स जो निकाला है दोनों इक्वल मैग्नीट्यूड के हैं. नाउ फोर्स ऑन CA और फोर्स ऑन CB दोनों की वैल्यूज आपने निकाली सेम है और वो वैल्यूज आया कितना सॉल्व होके 580/r स्क्वायर दिस न्यूटन दिस मच न्यूटन. तो अब दो फोर्सेस इक्वल मैग्नीट्यूड का तो रिजल्टेंट क्या होगा, यानी कि ये फोर्स और ये फोर्स इक्वल मैग्नीट्यूड का है. तो हम लोगों ने फॉर्मूला पढ़ा है 2a cos θ/2. तो भाई इस वेक्टर और इस वेक्टर के बीच में एंगल 120 है, इधर 60 डिग्री है, हमें ये नहीं लेना, हमें इस वेक्टर और इस वेक्टर के बीच का एंगल, तो एंगल 60 डिग्री है भाई. तो उस केस में हमने क्या किया, टू फोर्सेस आर ऑफ इक्वल मैग्नीट्यूड, सो डेफिनेट इज 2 into फोर्स का मैग्नीट्यूड इनटू कॉस ऑफ हाफ एंगल यानी 120/2. तो cos 60 हो गया, cos 60 की वैल्यू 1/2 हो गई, तो 2 into 540/r स्क्वायर. 2 कट गया 540/r स्क्वायर न्यूटन. और हमें पता है कि रिजल्टेंट क्या होता है ऐसे केस में, बाइसेक्टर पे होता है, यही हमने पढ़ रखा है वेक्टर में. तो भैया ये डायरेक्शन दिखा दिया वेक्टर पे. इस तरीके से हमने इसको सॉल्व कर दिया. तो इस पूरे लेक्चर के अंदर हमने कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म पढ़ा, हमने कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म पढ़ा, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल पढ़ा और कैसे इसको सॉल्व करते हैं, दैट हैज बीन टॉट टू यू. इससे आगे हम लोग और सारे क्वेश्चन जब सॉल्व करेंगे तो आगे बात बनेगी, राइट. अभी के लिए मैं इस क्लास की रिकॉर्डिंग बंद कर रहा हूँ, राइट. दैट्स ऑल अबाउट दिस लेक्चर एंड नाउ विल डिस्कस, यस